हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। देखो बच्चों, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? फेस्टिवल से पहले वेक्टर क्या पढ़ा था? वेक्टर। अब देखिए, फेस्टिवल बहुत मना लिया, एंजॉय भी किया, छठ पूजा मनाया, दिवाली मनाया, ढेर सारे पटाखे जलाए, सभी ने खूब एंजॉय किया। अब हम फिर से अपनी गाड़ी को पटरी पर लाते हैं और पढ़ेंगे हम क्या? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्या? पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसमें हमने पोजीशन वेक्टर को एक्सप्लेन किया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थोड़ा सा रह गया था, तो हम पहले उसी को रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन, इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कैन बी चूजेड कन्वेंशनली। इसका मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें एनालिसिस करना है इन वेक्टर टर्म्स, तो हमें सबसे पहले उसकी पोजीशन को किसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना होता है। ठीक है, और उसी पोजीशन को पोजीशन वेक्टर कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसको वेक्टर में डिफाइन किया है। ठीक है, द पॉइंट यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट, ये यहां से यहां, आपको मैं समझा देता हूं। देखिए, अब मान लीजिए कि मैंने एक ओरिजिन सबसे पहले कंसीडर करेंगे। ये एक्स वाई प्लेन है, ये क्या है? एक्स वाई प्लेन, और ये क्या है? ओरिजिन है। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक, P, और इसको हम एक पोजीशन वेक्टर R से डिफाइन करते हैं। तो R इजकल टू क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये होगा इसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? सबसे पहले हम एक ओरिजिन डिफाइन करेंगे और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम उस पॉइंट की पोजीशन लेंगे, किसके? वेक्टर फॉर्म में, और उसको डिफाइन करने का ये तरीका है। समझ में आई बात? एंगल देख सकते हैं इसमें कि ये एंगल कितना बना रहा है, एक्स एक्सेस से, वाई एक्सेस से, ये सब चीजें भी आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसी नीड आएगी वैसी हम बात करेंगे। एक मिनट, ठीक है, चलो अब हम किसकी बात करेंगे? पोजीशन वेक्टर की। The position vector of object provide following information. It gives the straight line, distance of object from origin. It gives the direction of object with respect to origin. क्या क्या हमें पोजीशन वेक्टर से देखने को मिलता है? क्या क्या हमें पोजीशन वेक्टर से देखने को मिलता है? तो क्या क्या मिलता है? देखिए यहाँ से ये वाला डायग्राम में देखिए कितना डिस्टेंस है, मतलब ये दूरी कितना डिस्टेंस है, और कौन सी डायरेक्शन में है, कौन सी डायरेक्शन में है, कौन से डायरेक्शन में है, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या क्या मिलता है? डायरेक्शन मिलता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देता है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत आसान होता है। आर वेक्टर अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, तो आर का मैग्नीट्यूड जो होगा बच्चा कैसा होगा? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। इसकी जो लेंथ होगी ये यही होगी, क्या होगी? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका एक्स एक्सिस के अगर यहाँ देखेंगे तो ये आएगा एक्स और यहाँ पर ये आएगा वाई। सबको दिख रहा क्या? बोलो। देखो, ये है आपका पोजीशन वेक्टर आर, ठीक, और ये है इसका मैग्नीट्यूड, और ये इस पे वाई एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन, और ये इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन। ठीक, तो अगर ये है तो ये मान लीजिए कि आर एक्स की वैल्यू है, ये क्या है? आर एक्स। तो आर एक्स यहाँ पे क्या है? एक्स है आई कैप, और आर वाई वाई जे कैप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड मिलता है और डायरेक्शन मिलती है कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के कितने एंगल पे हैं। क्योंकि आपको जब एक्स और वाई मिल जाएगा तो टेन थीटा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? ये वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा इजकल टू टेन थीटा इजकल टू क्या? वाई बाई एक्स। तो ये एंगल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? फिर से देखिए, हम फिर से एक बार दिखा दे रहे हैं आपको। देखो, मान लो एक सरफेस पे
ये x है और ये y है और ये ओरिजिन है, ठीक है। ये एक प्लेन है, प्लेन सरफेस। यहाँ पे एक हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया P। अब इसका मुझे क्या करना है, वेक्टर के फॉर्म में दिखाना है पोजीशन, तो ये होगा इसका वेक्टर r। अब कहो कि ये x एक्सिस के पे कहाँ गिरेगी या इसका प्रोजेक्शन कहाँ होगा, तो ये मान लो ये हो गया rx, और ये कितना होगा, ये ry होगा, ठीक है। तो ये नथिंग बट ये, इसको हम x लिखते हैं और इसको हम y लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ये एंगल है थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू, ध्यान दो आप, ये देखो ये ओ पी और सी में ट्रायंगल ओ पी एंड सी में ध्यान से देखो, ये थीटा है, ये y है, ये x है। क्यों? क्योंकि ये y था तो ये भी y होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई एक्स। तो क्या हमें ये डायरेक्शन मिल जाएगी कि x एक्सिस से जो हमारा वेक्टर है, r वेक्टर है या जो पोजीशन वेक्टर है, वो कितना एंगल पर है, x एक्सिस से कितना एंगल पे हमारा पोजीशन वेक्टर है, ये हमें यहाँ से देखने को मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बोलो, ठीक है। ये हमें देखने को मिल जाएगा। अब देखो, हाँ यहाँ ये हो गया। इसकी मैग्नीट्यूड की हम पिछले में ही बात कर चुके हैं कि देखो अगर ये है कि एक्स आई कैप वाई जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड ये होगा। तो आप पोजीशन वेक्टर को बहुत अच्छे से समझे, क्योंकि ये बेसिक है। ये अगर आपको नहीं आएगा तो ये हर जगह फिजिक्स के हर एक न्यूमेरिकल में आपको, चाहे जो न्यूमेरिकल होगा जिस चैप्टर का होगा, आप जो है कि किसी भी फोर्स से रिलेटेड हो, वेक्टर से रिलेटेड हो, वेलोसिटी से रिलेटेड हो, टॉर्क से रिलेटेड हो, जो भी क्वेश्चन आएगा आपको उसमें इसका यूज करने को मिलेगा, क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है। तो इसको आप बहुत जरूरी समझे, ठीक है। जिन लोगों ने को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो। फटाफट। ले लिया बच्चों, ये समझाने, इसका मत लेना, इसका ले लो, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको चीजें समझ में आए। अगर ये एंगल पूछेगा कि बताओ एक्स एक्सिस के साथ जो आर वेक्टर है उसका क्या एंगल होगा, तो tan थीटा निकालेंगे। अगर बोल देगा कि नहीं वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल होगा, मान लो ये एंगल पूछ ले, क्या ये एंगल, ये बीटा, तो वाई एक्सिस के साथ एंगल कौन सा होगा, ये, तब ये आप क्या लगा सकते हैं, ये ओ पी सी था तो इसको बी कर लो, तो ट्रायंगल आप कौन सा लगा लेंगे, ये वाला ट्रायंगल ओ पी एंड बी, ये y है, ये x है, और ये क्या है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और ये है बीटा। तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना tan थीटा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये y एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है। बीटा क्या है, एंगल, बीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर r एंड y एक्सिस। और वही थीटा क्या था, थीटा था एंगल बिटवीन वेक्टर r एंड क्या, x एक्सिस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन भी मिल जाएगी कि x एक्सिस से कितने एंगल पे है, y एक्सिस से कितने एंगल पे है, ये भी वेक्टर बता देगा इस पॉइंट की सारी कुछ जानकारी, कितना दूरी पे है ओरिजिन से, जो आप ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं तो वो भी बता देगा, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि आप क्या थे कि पहले तो आप इसके लिए क्या करो, एक फ्रेम डिसाइड कर लो जिसमें होगा एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक ओरिजिन, ठीक है।
ये है ओपन। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट पी था, कोई ऑब्जेक्ट था पॉइंट पी पे। अब ये पी से कहाँ चला गया, पी डैश पे चला गया। कहाँ चला गया, पी डैश पे चला गया। तो पहले इसका इनिशियल वेक्टर जो था वो r1 था। अब इसका जो फाइनल वेक्टर है वो r2 है। r1 क्या है, r1 इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और r2 क्या है, r2 क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर। r2 क्या है, ये वाला p डैश पे। ये ऑब्जेक्ट यहां से कहां चला गया, यहां। तो इसने एक पाथ को फॉलो किया होगा, समझ लो ये वाला पाथ फॉलो किया। कौन सा पाथ फॉलो किया, ये वाला। तो यही होगा आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो ग्रीन कलर वाला है यही है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होगा ये, मान लो ये क्या है, कैपिटल, या फिर आप कोई एक नाम दे दीजिए। मान लीजिए ये ए है, ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर क्या होगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। क्या होगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे होगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू, तो ये r1 है, ये r2 है, सॉल्व कर लेंगे। मान लो इसको अगर हम निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले r1 वेक्टर क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। और r2 वेक्टर क्या लिखेंगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। देखो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे, x1 एंड y1 है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x2 एंड y2 है। तो उस आधार पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे इसके वेक्टर की वैल्यू लिख दी, किसके, r1 वेक्टर की और r2 वेक्टर की। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर मैंने a लिखा है तो ये क्या होगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो आप इससे निकाल सकते हैं क्या, x2 माइनस x1 i कैप प्लस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 j कैप। ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आया क्या। तो ये वाला जो वेक्टर है ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यहां से यहां का। ठीक, आप ये डायग्राम में भी देख सकते हो। कोई नहीं, मैं फिर से समझा दूंगा, परेशान मत होइएगा आप लोग। तब कैसी गई आप लोग की दिवाली, एंजॉय किया खूब, वेरी गुड। खूब मस्ती किया करो लोग, खूब एंजॉय किया करो, लेकिन साथ साथ खूब पढ़ाई भी करनी है, ठीक है ना। कहाँ थे हम लोग भाई, क्या पढ़ लिया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ लिया था, आ गए थे। हाँ फिर से हम बना दे रहे हैं इसका डायग्राम। देखो ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस और ये है इसका जीरो। पॉइंट पहले यहाँ था, ये P था और इसके कंपोनेंट क्या थे, x1 और y1। अब ये पॉइंट कहाँ चला गया, P डैश पे चला गया और इसके कंपोनेंट क्या हो गया, x2 एंड y2। ठीक है, ये है इनिशियल वेक्टर r1। ये कौन सा था, इनिशियल वेक्टर r1 था। ये है फाइनल वेक्टर r2 और ये इन दोनों का क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर r, रिजल्टेंट वेक्टर r, या फिर आप a पिछली बार लिख रहे थे तो a ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जो r1 वेक्टर है वो क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन
वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और जो R2 है वो फाइनल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर। और क्या है, हाँ, जो ए वेक्टर है या आर वेक्टर लिखा हुआ है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेक्टर, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, अब मैंने आपको बताया कि क्या होती है, R2 माइनस R1, यानी कि ए वेक्टर या आर वेक्टर को आप क्या लिख देंगे, x2, ये R1 वेक्टर क्या है, जो R1 वेक्टर है वो है x का i कैप, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। उसी तरह जो R2 वेक्टर है वो क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r x2 इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मान लीजिए इसको मैं लिख देता हूं ax, रुको, इसको अगर ये a वेक्टर है तो ये हो गया ax i कैप प्लस ay j कैप, जहां पे आपका ax क्या है, ax की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1, ठीक है, और ay की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1, ठीक है। तो इसके मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, जैसे उसका मैग्नीट्यूड निकालने से सिर्फ ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, ठीक है। आई थे होप आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है कि पोजीशन चेंज हुआ, पहला पोजीशन यहाँ था, यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ जो शॉर्टेड लेंथ है वही इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो R2 माइनस R1 कर लेंगे, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, R2 माइनस R1 कर लेंगे, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वेक्टर की, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। इक्वालिटी मतलब दो वेक्टर कब इक्वल होंगे, दो वेक्टर कब इक्वल होंगे। जैसे जो चीज है, मान लो अगर उनका वेट सेम है तो इक्वल कह सकते हो, हाइट सेम है तो भी कोई कुछ लोग इक्वल कर सकते हैं, कुछ लोग उसकी प्राइस सेम को इक्वल मानते हैं कि मान लो कोई सामान आपने खरीदा, एक सेम प्राइस पे ये भी है, सेम प्राइस पे ये है, तो ये इक्वल उनके हिसाब से कंसीडर हो जाएगा। तो जो प्राइस को बेस मान के चलता है उसके लिए वो सामान जिसकी प्राइस सेम हो, जिसकी प्राइस सेम हो। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं कि मान लो ये A है, ये A है और ये B है। अगर एक आदमी पर्सन है जो प्राइस को सेम मानता है, मान लो इसकी 10 रुपए वैल्यू है, इसकी भी 10 रुपए वैल्यू है, तो इसके हिसाब से ये सेम है। लेकिन ये अगर 20 kg का है और ये सिर्फ 10 kg है, तो जो मास को जो है, मास को रेफरेंस मानेगा, जो मास को रेफरेंस मानेगा उसके हिसाब से तो ये अलग अलग वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं होंगे क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम है, लेकिन प्राइस के हिसाब से ये कम, ये दोनों बराबर हैं। उसी तरह मान लो इसकी हाइट है 10 मीटर है, इसकी हाइट आ रही है 15 मीटर, तो जो हाइट को रेफरेंस मान के देखेगा तो उसके हिसाब से ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं कि मतलब कौन से रेफरेंस में आपको मानना है कि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। जैसे दो आदमियों का कंपेयर करो, दो सामान का कंपेयर करो, तो कैसे आप मानते हैं कि वो दोनों इक्वल हैं, उनकी क्या क्या चीजें आप देखते हैं। जैसे मान लीजिए दो पर्सन की इक्वलिटी मानते हैं तो उनके सक्सेस, कितना वो पैसा कमाता है, क्या करता है, कितना खुश रहता है, सारी चीजों को आप डिस्कस करते हैं। उसी तरह
जनरल लाइफ में जैसे आपने देखा उसी तरह हम देखेंगे वेक्टर, दो वेक्टर कैसे इक्वल हो सकते हैं। तो सर हमने देखा है कि जो वेक्टर होता है उसमें दो बातें होती हैं, कौन कौन सी? एक होती है सर डायरेक्शन और एक होती है क्या? मैग्नीट्यूड। एक होती है डायरेक्शन और दूसरी होती है मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, मान लो कि एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है ए, ठीक है, जिसका वैल्यू है, मान लो जिसका मैग्नीट्यूड आ जाए ए वेक्टर का वो 15 यूनिट है। कितना है बच्चा? 15 यूनिट। और जो बी वेक्टर है उसका भी मैग्नीट्यूड है 15 यूनिट। बट जो ए वेक्टर है, मान लीजिए अभी हमने पढ़ा, जो ए वेक्टर है वो यहाँ पर है और जो बी वेक्टर है वो यहाँ पर है, दोनों 15 यूनिट हैं, दोनों के दोनों 15 यूनिट है। ये y और ये x और ये ओरिजिन, ठीक, ये a वेक्टर और ये b वेक्टर। इसकी यहाँ तक की लेंथ, इसकी यहाँ तक की लेंथ सेम है। मैग्नीट्यूड कहता है कि लंबाई तो समान है। मैग्नीट्यूड क्या कहता है? लंबाई या दूरी या डिस्टेंस दोनों का ओरिजिन से दूरी तो दोनों की समान है, ठीक है, यहाँ से यहाँ इसकी और यहाँ से यहाँ इसकी। तो क्या ये दोनों सेम है? क्या दोनों सेम है? क्या दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है आप लोगों को? दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है? आओ और बड़े में देख लेते हैं। देख लो, एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड हमने क्या लिया था? 15 यूनिट लिया था। एक वेक्टर है बी वेक्टर जिसका हमने मैग्नीट्यूड लिया कितना? 15 यूनिट लिया, ठीक। अब देखो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ये कह रहा है कि जो ओरिजिन है ए पॉइंट की और बी पॉइंट की, वो उससे दूरी तो सेम है, लेकिन क्या एंगल सेम है? क्या कुछ बदल रहा है? क्या ये अल्फा बना रहा और ये क्या बना रहा? ये बीटा बना रहा, ये बीटा बना रहा। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? तो ये क्या दोनों वेक्टर सेम है? क्या ए और बी यहाँ पर सेम हो सकते हैं? क्या ए और बी यहाँ पर सेम हो सकते हैं? क्या किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं, दोनों के दोनों एक ही है? मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन वेक्टर इक्वल नहीं कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस से उसकी डायरेक्शन या वाई एक्सिस के कंपेयर में उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है। ये एक्सिस के साथ इसका एंगल अलग है, इस एक्सिस के साथ इसका एंगल अलग है। दिख रहा क्या? उसी तरह अगर एक वेक्टर है जिसका क्या कर दें, दो वेक्टर है, मान लीजिए एक वेक्टर है ए, ये ए वेक्टर है, ठीक, और ये कितना डिग्री पे है? मान लीजिए 45 डिग्री पर है, ठीक, और एक बी वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। अब ध्यान से देखो इनको, क्या ये मैग्नीट्यूड सेम है? क्या ए का जो मैग्नीट्यूड है वो नॉट इक्वल टू बी है? दिख रहा कि नहीं दिख रहा डायग्राम में? बी जो है यहीं तक है, ए जो है आपका कहां तक है? यहां तक है। ये ए का है और ये बी का है, तो डायरेक्शन तो सेम हो गई। इस केस में क्या है? डायरेक्शन सेम बट मैग्नीट्यूड क्या? मैग्नीट्यूड नॉट सेम, मैग्नीट्यूड नॉट सेम। डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। उसी तरह इस वाले में देखे थे हमने, क्या देखे थे कि हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन नॉट सेम। डायरेक्शन नॉट सेम। तो क्या यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर और यहाँ के ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम है? तो नहीं। तो आप यहाँ लिखेंगे कि ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक। उसी तरह आप इस वाले केस में भी इनका मैग्नीट्यूड सेम था। क्या था? मैग्नीट्यूड सेम था,
बट ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर होगा। ठीक है, एमसीक्यू में अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बोर्ड में, जैक के बोर्ड में, सीबीएसई के बोर्ड में, किसी भी एमसी जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे क्वेश्चन बनता है। दो वेक्टर दे दिए जाएंगे, डायग्राम के थ्रू पूछ दिया जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड के थ्रू पूछ दिया जाएगा, डायरेक्शन के थ्रू पूछ दिया जाएगा। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं है, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो, इफ़ अब यानी कि ये दोनों के दोनों वेक्टर इक्वल नहीं हुए हमारे दोनों केस में। पहले में मैग्नीट्यूड सेम कराया हमने, डायरेक्शन सेम नहीं हुई, तो भी वेक्टर इक्वल नहीं। अगर डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं, तो भी वेक्टर इक्वल नहीं कहे जाएंगे। यानी कि तब वेक्टर कब इक्वल होंगे? जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों क्या हो जाए? सेम हो जाए। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, आप लोग को ये दिख रहा क्या? यहाँ पर देखिए, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। इफ टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ ओनली इफ हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी क्या हो जाए? सेम हो जाए। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी क्या हो जाए? सेम हो जाए, तब दो वेक्टर जो हैं क्या कहलाएंगे? मैग्नीट्यूड। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर जो बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर यहाँ ना होके, बी वेक्टर यहाँ ना होके इसी के ऊपर आ जाता यहाँ पर, तो जो है मान लो ये बी डैश वेक्टर है, तो आप कह सकते हो कि जो ए वेक्टर है वो बी डैश वेक्टर के बराबर होगा। ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है? बराबर हैं। समझ में आई बात? क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन भी बराबर होगी, तभी वेक्टर क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा बातों को। ठीक, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर समझ में आ गया। देखिए अभी इस डायग्राम में देख लीजिए, ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर ए डैश और ये बी डैश, ये दोनों के दोनों क्या डायरेक्शन सेम है? क्या ये जिस दिशा में जा रहा, क्या ये भी सेम दिशा में जा रहा? क्या नहीं। तो ये क्या इक्वल वेक्टर है? नहीं है। ये है तो ऑफकोर्स ये है। दिख रहा सबको? ये वेक्टर जो है आपका इक्वल वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों की सेम है। इस जगह पे देखिए, ये जो एक वेक्टर है और ये जो एक वेक्टर है, क्या ये दोनों की डायरेक्शन सेम है? मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट इसमें क्या है? डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएंगे। उसी तरह यहाँ पर ये वाले डायग्राम में जब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है? ए डैश, ए डबल डैश वेक्टर और बी डबल डैश वेक्टर का डायरेक्शन तो क्या है? सेम है। ठीक है, दिख रहा सबको डायरेक्शन सेम, लेकिन मैग्नीट्यूड बी डैश, बी डबल डैश की कम है, तो इसके लिए ये भी क्या होंगे? इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। ठीक, आई होप आपको इक्वालिटी ऑफ वेक्टर समझ में आया हो। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर समझ में आया हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ताकि आपको डीपली समझ में आए। ठीक है, एक साथ सब पढ़ा देने से ना आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी, तो आप ग्रैब करना सीखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, इंपॉर्टेंट बढ़िया है। नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, आपके काम आएगा। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा वेक्टर का जो छोड़ा जाएगा, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, बेसिक से लेके एकदम हाई लेवल तक। ठीक है, तो आप लोग कीप स्टडी, और जितना हो सके उतना मेरे चैनल या यहाँ के जो टीचर आपको जो है कि फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बायो भी चल रहा है, केमिस्ट्री भी चल रहा है, मैथ भी सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप लोग जितना हो सके उतना हो सके अपने दोस्तों के भी शेयर करें, लाइक करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।